हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा सीरीज चल रहा है, हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछले पार्ट में देखा था सर्कल के बारे में। सर्कल का हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है। बाकी इसका और पार्ट जो हमने बोला था थ्योरम को लेकर के, उसके बारे में अभी हमने क्लास नहीं ली है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज के संडे का वीडियो होगा, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो हमारा मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस को लेकर के हमने एक टॉप 30 क्वेश्चन बनाया है। इस 30 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले से, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। जिसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, अगर हमारा 30 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 20-25 कंसेप्ट हम नए सीखेंगे। तो ये आज का संडे का जो हमारा दिन होगा, उसमें हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो हमारा पूरा वीक होगा, उसमें हम जिस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे थ्योरी को लेकर के और उसके बाद क्वेश्चन के साथ, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हर संडे को हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक सिलेबस के माध्यम से, जितना पूरा सिलेबस हमारा गिवन है, उस पूरे सिलेबस को लेकर के कुछ टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन को करते हुए कंप्लीट करेंगे। ताकि हमारा जो, अगर जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो धीरे धीरे, जो हमारा सेशन चल रहा है पर डे का, जिसमें हम लोग सिलेबस को थ्योरी वाइज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हमारा जो संडे का दिन होगा, उसके दिन हम उस दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपना मैथ कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको आपके तैयारी से रिलेटेड सारे जो कंसेप्ट हैं, सारा जो सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज का वीडियो पूरी तरह से, जितने भी टॉप के 30 क्वेश्चंस हो गए, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में हमारे, उन क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ नए कंसेप्ट को भी सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में जैसे आप देखिए कि दिया है कि 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू डॉट डॉट सो 10 का क्यूब। अगर आपने हमारा जो नंबर सिस्टम का सीरीज था, नंबर सिस्टम का जो हमने सीरीज करवाया था, उस नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू डॉट डॉट सो एन तक होता है। तो इसका फार्मूला हमने बताया था, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें वन से लेकर के यहाँ से हमारा नंबर जो होता था, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डॉट सन एन क्यूब तक होता था। लेकिन इसमें क्या दिया है, 5 से लेकर के 10 क्यूब तक दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू डॉट डॉट सो ऑन 10 का क्यूब। इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, माइनस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इतना लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस पूरे एक से लेकर के 10 में से घटा देंगे। आप देखिए, 1 का क्यूब कैंसिल होगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कैंसिल, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कैंसिल, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा यही वाला जो हमारा कंसेप्ट, ये वाला हमारा जो सवाल है, वो सवाल हमें मिल जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा जो सवाल है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। अब आप देखिए, ये 1 का क्यूब से लेकर के 10 तक का क्यूब है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, जितने हमारे टोटल टर्म्स होते हैं, एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है। तो आप रखिए यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। माइनस आप करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, प्रथम चार प्राकृतिक संख्या के क्यूब का योग निकालना है हमें। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 और 11 × 5 = 55, ये हो जाएगा हमारा 55 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इतना हमें मिल गया। अब आप 55 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब 55 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 = 25, ये 2 हो जाएगा, और ये 27,
ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये 2। तो कितना हमारा मिल जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, 3025। 55 का स्क्वायर कितना होगा 3025 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब इसी को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2925। 2925 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि हमारे पास सवालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि हम सही समय पे अपना सारा सब्जेक्ट सारा क्वेश्चन जो हो वो कंप्लीट कर पाए। हमने इसमें क्या किया मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि हमें पता होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का जो योग होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो हमें लेकिन यहाँ पे दिया प्रथम n का नहीं दिया है, प्रथम 10 का नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे प्रथम 10 का अगर बना लेंगे तो हमें आसानी जाएगी। तो हमने क्या किया इसमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब ऐड कर दिया और उतना माइनस कर दिया। जब हमने ऐड किया तो ये 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब बन गया। उसके बाद ये 1 की क्यूब 2 3 4 की क्यूब इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या के प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाता है तो आप फार्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू ऑन n तक प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाएगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 यूज करेंगे। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अगर पूछा जाएगा तो आपका फार्मूला होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का योग क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3-4 कंसेप्ट को सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, परसेंटेज का सवाल है। अब इस तरह के सवालों को किस तरह से जल्दी से सॉल्व किया जाता है उसको देखिए। सवाल करा है कि x y से 50% बड़ा है और z y से 25% बड़ा है, तो आपको बताना है कि x z से कितने प्रतिशत बड़ा है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि किसका कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो अब देखिए इसमें करा है x y से 50% बड़ा है, यानी कि अगर मैं y को ले लेता हूँ 100, अगर मैं y को ले लेता हूँ मान लेते हैं y को 100, तो x y से 50% बड़ा है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 150, क्योंकि ये 50% इससे बड़ा है। फिर यहाँ पे देखिए करा है z y से 25% बड़ा है, यानी कि जो z हमारा है यह y से 25% बड़ा है। तो अगर ये y 100 है तो z हमारा कितना होगा 125 हो जाएगा। तो इतना ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक्स जेड से कितने प्रतिशत बड़ा है। एक्स एक्स पूछा है कितने प्रतिशत बड़ा है जेड से, जेड के कंपैरिजन में एक्स जेड से कितना बड़ा है, अब ये आपको बताना है। तो एक्स जेड से कितना बड़ा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे, एक्स जेड से कितना बड़ा है। अब देखिए ये अगर 125 है और ये कितना है, ये वाला हमारा कितना है 150, कितना बड़ा है इसे 25, 25 बड़ा है। और किसकी तुलना में पूछा है जेड के कंपैरिजन में, जेड के कंपैरिजन में। तो 25/125 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 पचम 125 और ये कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। आई होप कि ये सवाल आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बस केवल ही केवल आपको सिर्फ और सिर्फ मानना होता है कि अगर एक्स वाई से 50% बड़ा है, अगर वाई को हमने 100 लिया है तो एक्स अगर 50% बड़ा है वाई से तो ये एक्स 150 हो जाएगा। फिर कह रहा है जेड वाई से 25% बड़ा है, अगर वाई 100 है तो जेड कितना होगा 125, इसकी तुलना में 100 की तुलना में ये होगा 125। फिर कह रहा है एक्स और जेड से, एक्स जेड से कितना बड़ा है, एक्स जेड से कितना बड़ा है आप निकाल लीजिए। एक्स जेड से ये 25 ज्यादा है और किसकी तुलना में ज्यादा है 125 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 25/125 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा 20%। तो कितने प्रतिशत बड़ा है ये 20% बड़ा है। तो आपको इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आप देखिए, ये भी काफी सिंपल सवाल है, लेकिन अगर आप इसमें सिली मिस्टेक करेंगे, आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो ये आपका सवाल गलत हो सकता है। इसमें देखिए क्या कहा है, एक भिन्न यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाती है और हर में 200% की वृद्धि करी जाती है तो हमें क्या मिलता है 25/42 हमें वो भिन्न प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर मैंने मान लिया कि अगर कोई भिन्न है x/y, क्या भिन्न है x/y,
अंश में 150% की वृद्धि कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x इंटू 150/100। 150% की हमने वृद्धि कर दी, और हर में कहा है कि 200% की वृद्धि कर दी जाती है। तो हर में क्या करिए, 200% की आप वृद्धि कर दीजिए। हर में आपने 200% की वृद्धि कर दी, ये 200% की वृद्धि हो गई। उसके बाद ये करा है कि जो हमारा भिन्न मिलेगा अब हमें 25/42 के बराबर मिलेगा। बस यहाँ से आप x/y निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, ये 100x हो जाएगा और ये 150x है ऑलरेडी, तो ये जाएगा 250x। 250x डिवाइडेड बाई 100, पूरे के डिवाइड में है, ये 100y और ये 200y, 300y डिवाइडेड बाई 100 बराबर होगा 25/42। अब आप ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट होगा, तो आपको बचेगा कितना, 25x/30y। 25x बटे आपको मिलेगा 30y बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 25/42, ये आपको मिल जाएगा। अब 25 से 25 को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। तो अगर आप इस 30 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y आपको मिलेगा कितना, 30/42। 30/42। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, आप इसको 3 से कैंसिल आउट अगर करेंगे, 3 दहा में 30, 3 एकम 3, 3 चौकम 12, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पचम 10 और 2 सते 14। x/y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x/y की वैल्यू हमें मिल गई 5/7। तो 5/7 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह से सवालों के पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए हमने इस टाइप के सवालों को लिया है। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है अब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अब ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का सवाल है, नहीं सॉरी, ये युगपत समीकरण जो हमने जो हमारे सिलेबस में युगपत समीकरण दिया गया है, उस युगपत समीकरण की कंसेप्ट पे है। अब आप देखिए इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें करा है कि 5 बोतल की कीमत जो होती है वो 2 बैग के बराबर है। क्या, 5 बोतल की कीमत जितनी है और 2 बैग की कीमत जितनी है वो दोनों आपस में बराबर है। फिर करा है कि 15 बोतलें और 4 बैग की कीमत कितना है, 2000 रुपए है, तो एक बैग का मूल्य क्या होगा। अब इस तरह के सवालों को अगर पूछा जाता है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप क्या मानेंगे, मानेंगे पहले कि जो बोतल है उसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया बोतल को हमने मान लिया कुछ x, क्या मान लिया, बोतल को हमने x मान लिया और बैग को हमने मान लिया क्या, y। अब 5 बोतल की कीमत, यानी ये एक बोतल की कीमत हो गई हमारी x रुपए, क्या हो गई, एक बोतल की कीमत को हमने क्या मान लिया, x रुपया मान लिया, और बैग की कीमत को, एक बैग की कीमत को हमने मान लिया y रुपया। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बोतल की कीमत, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एक बोतल की कीमत हमने मान लिया, एक बोतल की कीमत, एक बोतल की कीमत हमने मान लिया x रुपए, और हमने बैग की कीमत मान लिया, एक बैग की कीमत, एक बैग की कीमत, एक बैग की कीमत हमने मान लिया क्या, y रुपए। तो 5 बोतल की कीमत कितना होगा, 5x होगा, और 2 बैग की कीमत क्या होगा, 2y होगा। अब कह रहा है कि 5 बोतल की कीमत और 2 बैग की कीमत आपस में बराबर है, यानी कि 5x बराबर है 2y की, ठीक है। अब आगे करा है कि 15 बोतल और 4 बैग की कीमत 2000 रुपए, यानी कि 15 बोतल की जितनी कीमत है और 4 बैग की जितनी कीमत है उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उनकी कीमत मिलेगी कितना, 2000 रुपए मिलेगी। तो 15 बोतल की कीमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का x, और 4 बैग की कीमत कितना हो जाएगा, 4 का y, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2000 रुपए के। हमें क्या निकालना है, एक बैग का मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए 5x की वैल्यू आपको दिया है 2y के बराबर, तो यहाँ से आप 15x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 15x बराबर कितना, 6y हो जाएगा। अब हमें 15x बराबर 6y मिल गया, तो 15x की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 15x बराबर 6y, तो यहाँ पे आप रखिए 6y प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2000 रुपये हो जाएगा। अब ये 6y प्लस 4y कितना होगा, 10y बराबर कितना हो जाएगा, 2000। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 200, क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 200। और हमें y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, एक बैग की कीमत कितनी होगी उसको निकालना था। तो बैग की कीमत कितना, y है, तो बैग की कीमत हमारा आ गया 200 रुपये, तो आंसर कौन सा होगा, 200। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछा जाता कि आप एक बोतल की कीमत निकालिए, तब आप क्या करते, तो y की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, ये काफी सिंपल सवाल है।
और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है थोड़ा हम इस तरह से देखेंगे कि ताकि हम जल्दी से जल्दी सवालों को सॉल्व कर पाएं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे थोड़ा टाइम कम होता है और भी सब्जेक्ट करने होते हैं, इसलिए हम जल्दी से किस तरह सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये आपको पता होगा। क्रय मूल्य का मतलब कि जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है। इस बॉल को हमने 5 रुपए में खरीदा, तो इस बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपए। और हमने इसको मार्केट में लेकर जाकर के 8 रुपए में बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, हमने देखिए 5 रुपए में खरीदा और बेच दिया 8 रुपए में, तो हमें लाभ कितने का होगा, हमें लाभ कितने का होगा, 3 रुपए का। यानी कि जो प्रॉफिट होता है हमारा, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना विक्रय मूल्य होता है माइनस का क्रय मूल्य, इसके बराबर होता है ये प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर होता है। अब आप देखिए इस तरह के सवालों को किससे सॉल्व करेंगे। इसमें करा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, यानी कि जो हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसका 60%, उसका 60%। एक लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इसके 50% के बराबर, 50/100। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/6। यानी कि अगर हमारा क्रय मूल्य 5 था, अगर क्रय मूल्य हमारा 5 था और विक्रय मूल्य हमारा 6, क्रय मूल्य अगर हमारा 5 है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 6 है, तो हमें लाभ कितना होगा। यानी कि अगर हमने 5 यूनिट में किसी वस्तु को खरीदा है, यानी सीपी हमारा 5 यूनिट है और 6 यूनिट में हम उसको बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का होगा, 1 यूनिट का लाभ होगा। और लाभ परसेंट जो निकाला जाता है, यहाँ से तो ये पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है, यानी हानि वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन हो नहीं सकता। यानी कि हमें इस सौदे में लाभ हो रहा है। ये देखिए क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस हमारा 5 है और सेलिंग प्राइस अगर हमारा 6 है, तो 5 यूनिट अगर हमें खरीदने में लग रहा है, 6 यूनिट हमें बेचने में मिला, तो हमें लाभ कितने का होगा, 1 यूनिट का लाभ हुआ। और हमेशा लाभ या हानि परसेंट क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 1 क्रय मूल्य कितना, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 20%। 20% हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह से सॉल्व करना है। ज़्यादा उसमें आप अगर फार्मूला का यूज करेंगे तो आप फंसते हुए चले जाएंगे और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम में। तो इस तरह के सवालों को इस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। और ये जो रेशियो है एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो अगर कास्ट प्राइस को आप मानते हैं 5 रुपए, सेलिंग प्राइस को अगर 6 रुपए मानते हैं, तो 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, 1 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि इस सौदे में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हानि के ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें 5 यूनिट से 6 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और हमेशा प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये औसत का सवाल है। हर चैप्टर को हमने कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपका एक फुल पैकेज रिवीजन हो सके पूरे मैथ का। अब आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल करा है, यदि n प्रेक्षणों में से m प्रेक्षणों का माध्य n है, क्या है। सबसे पहले मैं आपको माध्य बता देता हूं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। क्या, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय टोटल संख्या। क्या, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी। जैसे अगर आप देखिए, मैं लिखा हूं यहाँ पे 1+2+3+4, मैं कहता हूं कि आप इसका माध्य निकालिए, तो सभी को आप जोड़ दीजिए। तो आप सभी को जोड़ेंगे 1+2+3+4 डिवाइडेड बाय कुल कितनी संख्या, देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, बटे कितना, 4। अब इसको आप सॉल्व करिए, 4×3=7, 2×9=1, 10, 10/4, 10/4 का मतलब ढाई आ गया। तो हमारा माध्य कितना आ गया, ढाई आ गया। तो माध्य का सिंपल यही फार्मूला होता है कि सभी प्रेक्षण जो दिया गया उसको आप योग कर लेंगे, बटे टोटल संख्या निकाल लेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है अब उसको समझिए। कह रहा है कि यदि n प्रेक्षण में से, यानी टोटल हमारे पास संख्या n है, उसमें से m प्रेक्षणों का माध्य n है, तो m प्रेक्षणों का माध्य में कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो m प्रेक्षणों का हम सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो m प्रेक्षणों का योग कितना होगा, m प्रेक्षणों का योग, m प्रेक्षणों
का योग, m प्रेक्षणों का योग कितना होगा? तो योग अगर हम निकालना चाहते हैं तो टोटल संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे माध्य में से। देखिए हमें दिया है टोटल यहाँ पे m प्रेक्षण और माध्य दिया है n दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। m प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। अब कह रहा है कि शेष प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है? m दे रखा है, यानी कि टोटल हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या थी n, और n में से m प्रेक्षण अब निकल गया। जब n में से m प्रेक्षण निकल गया, अब हमारे पास कितना प्रेक्षण बचा? हमारे पास n माइनस m ही तो प्रेक्षण बचेगा। हमारे पास m प्रेक्षणों का माध्य n दे रखा है, टोटल हमारे पास प्रेक्षण n दे रखा था, उसमें से m प्रेक्षण का माध्य इतना n है। अगर हम टोटल में से m निकाल देंगे तो हमारा शेष बचेगा। हमने वही किया, टोटल में से m प्रेक्षण को निकाल दिया। n माइनस m प्रेक्षण का योग कितना होगा? n माइनस m प्रेक्षणों का योग कितना होगा? n माइनस m प्रेक्षणों का योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा n माइनस m, n माइनस m, टोटल संख्या हमारी n माइनस m है और माध्य कितना दे रखा है? m दे रखा है, तो n माइनस m प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी n प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? सभी n प्रेक्षणों का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे बटे टोटल संख्या हमें पता है n है। सभी प्रेक्षणों का योग कितना है? m प्रेक्षणों का योग mn है, और ये वाला n इंटू m माइनस 1 है। तो आप इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा हमारा mn प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये जाएगा mn माइनस m स्क्वायर बटे टोटल संख्या यानी n प्रेक्षण है हमारा, ये हो जाएगा n के बराबर। अब ये कितना होगा? 2nm माइनस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2nm डिवाइडेड बाई n माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हमें बचेगा 2m माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। हमारा आंसर क्या होगा? 2m माइनस m स्क्वायर, 2m माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला। ये बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल ये भी है। माध्य पे कंसेप्ट तो हमारा बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पे देखिए किस तरह से घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए भी आपको तैयार रहना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो हमने पीछे कर लिया, ये रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल हमारा रिपीट हो रहा है। अब ये सवाल पे आ जाते हैं। ये द्विघात समीकरण का सवाल है और ये काफी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप सीखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 3 वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप पूरा द्विघात समीकरण को देख सकते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में जितना पूछा जा सकता है और थोड़ा सा और आगे का जो आयोग नहीं पूछेगा, हो सकता है कभी कठिन सवाल पूछे, उसको भी हमने उस तरीके से बताया है ताकि आपको द्विघात समीकरण में कहीं से कहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब आप देखिए, ये सवाल पूछा है कि इस सवाल के मूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे, किस तरह से मूल होंगे? तो हमने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हम मूल के बारे में हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसका डी, और डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि मूल उसका रियल होगा। अगर हमारा डी बराबर 0 आता है तो हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा। अगर हमारा मूल लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वह कैसा होगा? इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होगा। अब यहाँ पे हम डी चेक कर लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे? पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम 0 से कंपेयर करते हैं। मैंने इन सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में बताया है, तो आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बी कितना होगा हमारा? बी होगा हमारा माइनस का 10। ए कितना होगा? ए है हमारे पास यहाँ पे 8, और सी है हमारे पास 3। अब डी बराबर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो अब बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करिए। बी स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा? 8, सी कितना है हमारा? 3। अब ये हो जाएगा 100 माइनस, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिए, 4 8 32, और 32 का गुणे 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो हमें यहाँ से मिल गया 100 माइनस 96, यानी कि डी की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 4। अब अगर हमें डी की वैल्यू 4 मिल गई तो हम जानते हैं कि 4 जीरो से बड़ा होता है, तो 4 जीरो से बड़ा यानी कि डी की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिल गई। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा मूल क्या होगा? रियल होगा। अब हमारा मूल क्या पता चल गया? रियल हो गया। यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, यानी कि अवास्तविक यानी काल्पनिक मूल हमारा नहीं हो सकता। अब परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको आप चेक कर लीजिए। अब डी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि डी को आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब डी को आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक परिमेय रूप होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये मूल असमान होगा कि समान होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, आप इसके मूल निकाल लीजिए। इसके मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करिए, 8x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो जाएगा 8x² माइनस कितना होगा 6x माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप 2x को कॉमन करिए। जब यहाँ से आप 2x को कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस का 3। तो यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो ये जाएगा 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 4x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि x की एक वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 और x की एक वैल्यू आपको मिलेगी 3/4। तो आप देखिए दोनों के मूल अलग अलग हैं। क्या, एक मूल 1/2 है और एक मूल 3/4 है, तो दोनों के मूल क्या है, असमान है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर करेक्ट है। वास्तविक और परिमेय तो हमने चेक कर लिया, हमें चेक करना था समान है कि असमान है। अगर दोनों रूट हमारे बराबर होते, ये भी 1/2 ये भी 1/2 होता, या ये भी 3/4 होता ये भी 3/4 होता, तो हम कहते हैं हमारे मूल जो है समान है। लेकिन यहाँ पे हमारा अलग अलग है, तो हमारा मूल क्या होगा, असमान। तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल था। इस तरह के सवालों को पूछे जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, तो इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस में लाइएगा अपने। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल ज्योमेट्री का है और ये काफी सिंपल भी सवाल है। अब आप देखिए, इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसका आप थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए। ये मैं मान लेता हूं कि एक समबाहु त्रिभुज हो गया। आप थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाइएगा। एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें दे रखी है कितना, ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं कि ये समबाहु त्रिभुज ए है, बी है और सी है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो एंगल भी बराबर होगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, और ये भी पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या है, कि हमें पूछा है कि क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको साइड पता ही नहीं है, आपको साइड पता ही नहीं है। जब आपको साइड नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, साइड को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये वाला, या तो ये वाली भुजा हमें कोई मिल जाए, या ये वाली कोई भुजा मिल जाए, और ये या तो हमें ये वाली कोई भुजा मिल जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये जो हमारा लंब है ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। क्या, 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं डी ले लेता हूँ। आप त्रिभुज ए, बी और डी को देखेंगे अगर, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, लंब है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये 90 डिग्री पे एंगल बनाएगा। तो आप देखिए ए बी डी में, ए बी डी में अगर आप साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बटे होता है कर्ण। तो क्या होगा, लंब हमें पता है हमारा 15 दे रखा है, तो 15 हो गया। अब कर्ण हमें निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालनी है, इस साइड को मैं ले लेता हूँ x। तो हमारा साइड ये हो जाएगा x, और साइन 60, साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 बराबर 15 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/√3। और रेशनलाइज कर दीजिए, अब √3 से √3 अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 का √3। यानी कि ये वाली जो साइड है हमारी एक्स साइड, ये हमें मिल गया कितना, 10√3। अब हमें 10√3 अगर मिल गया तो हम सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइड ही निकालना था। तो आप सिंपल फार्मूला यूज करिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 10√3। अब 10√3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना हो जाएगा, 100×3 = 300। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 √3 डिवाइडेड बाय 4 के। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25×3 = 75, ठीक, कितना होगा, इसको जब 4 को 300 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए, ये सवाल तो सिंपल था, सवाल सिंपल था, लेकिन इसमें क्या करना था, आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जब सभी भुजाएं बराबर होगी तो इसके सभी एंगल बराबर होंगे, सभी एंगल बराबर होंगे। तो हमें एक एंगल मिल गया यहाँ से 60 डिग्री, तो हमने ये वाला ट्रायंगल यूज कर लिया, ये वाला ट्रायंगल हमने यूज कर लिया।
जब ये वाला ट्रायंगल यूज करके हमने sin 30 यूज किया तो हमें यहाँ से ये वाली साइड एक्स साइड मिल गई। अब साइड मिल गई तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये सवाल, इस तरह के सवाल ज्योमेट्री में काफी पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको इसकी एक थ्योरी बता देता हूँ, यानी कि जिस थ्योरम पे ये सवाल पूछा गया है उस थ्योरम को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इस तरह के सवालों को हमने 2-3 सवालों को डाला है तो आगे आप इसको कर पाएंगे। थ्योरम कहती है कि अगर ये कोई सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का ये केंद्र है, क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, और ये आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चाप, यानी आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। ये छोटा आर्क हो गया हमारा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ ए और इसको मैं ले लेता हूँ बी, तो थ्योरी हमारी कहती है, थ्योरी हमारी कहती है, आप थोड़ा सा फिगर सही से बनाइएगा। थ्योरी हमारी कहती है कि चाप ए बी के द्वारा, चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है, इसी चाप के द्वारा, चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और चाप ए बी के द्वारा ही परिधि पर, वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का कितना होता है, 2 गुना। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला एंगल अगर हमारा 2x होगा, ये वाला एंगल हमारा 2x होगा, तो ये वाला एंगल हमारा x होगा। तो आप देखिए ध्यान से, कभी कभी इस सवाल को मॉडिफाई भी करके पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अगर 2x है, तो इसी चाप के द्वारा आप देखिए परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि पर बनाया गया कोण, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण। इसको मैं थोड़ा सा कलर से और दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा बनाया जा रहा है। ये चाप केंद्र पर बनाया जितना कोण है, इसी चाप के द्वारा परिधि पर जितना कोण बनाया जाएगा, इस केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसका ये आधा होगा। यानी कि परिधि वाला कोण आधा होगा और केंद्र वाला कोण उसका डबल होगा। यानी अगर केंद्र वाला कोण 2x है तो ये वाला कोण कितना होगा, x होगा। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे आप यूज करिए। अब देखिए कराए कि वृत्त का केंद्र कितना है, ओ दे रखा है। वृत्त का केंद्र यानी ये वृत्त का हमारा केंद्र है, ये वृत्त का हमारा केंद्र ओ है। अब आप देखिए ये एक चाप है, ये एक आर्क बन रहा है। क्या, ये एक आर्क है, वृत्त का आर्क ये है ए बी, ये वृत्त का क्या है, एक चाप है। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है, परिधि पर जितना कोण होता है उसका डबल होता है। तो आप देखिए इसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना कोण बनाया जा रहा है, 40 बनाया जा रहा है। तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया जाएगा, तो 40 का डबल, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 80 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका थ्योरी, जो ये वाली जो थ्योरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मैं लिख देता हूं, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने, सेम चाप के द्वारा, सेम चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा दिया होता 50 डिग्री तो ये हमारा कितना होता, 100 होता। ये अगर हमें 100 दिया होता तो ये हमारा 200 होता, हमेशा उसका डबल। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता 100 डिग्री और हमसे ये पूछा जाता तो आप इसका आधा करते तो कहते ये 50 होगा। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। कह रहा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है। कोई भी आकृति दे रखी है, जैसे मान लीजिए हमने ये आयत बना दिया, आयत में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। ये आकृति सिंपल थी, आपने बता दिया। मैंने कहा ये हमने मान लीजिए खडभुज बना दिया। अब खडभुज बना दिया तो ए भी विकर्ण है, ये 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 भी विकर्ण है। तो आप अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आकृति दे दी जाती है, उसमें अगर आपसे विकर्ण पूछा जाएगा तब आप किस तरह से निकालेंगे। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि विकर्णों का फार्मूला, विकर्णों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, n-3 कितना होता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए इसको फार्मूले को यूज करिए। अगर ये वर्ग है हमारा, ये आयत है, तो इसमें कितना विकर्ण है, 2 विकर्ण। यानी कि n की वैल्यू आप यहाँ पे कितना रखेंगे, भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या हमारे पास इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं हैं तो यहाँ पे आप 4 रखिए। 4 गुणे 4 माइनस 3 कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2। आप एक देखिए 2 आ रहा है, यानी 2 ही विकर्ण तो है, 2 विकर्ण आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 100 भुजाएं वाली आकृति है तो आप इसमें 100 n की जगह 100 रखिए, तो हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 3 कितना होगा, 97 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 9700 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 850, 4850। 9700 का आधा कितना होगा, 4850। तो आंसर कौन सा होगा,
डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भुजाओं की संख्या को, कोई भी आकृति अगर दे रखी है तो कोई भी आकृति, चाहे वो किसी भी बहुभुज की 100 भुजा हो, चाहे 200 भुजा हो, चाहे 400 भुजा हो, 500 भुजा, तो अगर किसी भी टाइप की अगर आकृति दे रखी है तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु को खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। अब 8 रुपए में उसको कितनी वस्तु मिलती है? 10 वस्तु मिलती है। 8 रुपए में 10 वस्तु मिलती है। अगर हम एक वस्तु की कीमत अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें एक वस्तु की कीमत पता चल जाए कि एक वस्तु की कीमत कितनी है और उस वस्तु को कितने में खरीदता है, कितने में बेचता है, तब हमें आसानी से पता चलेगा कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। तो एक वस्तु की कीमत अगर मैं यहाँ पे से निकाल लूँ, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 8/10। अगर 10 वस्तु की कीमत 8 रुपए है, एक वस्तु की कीमत 8/10 हो जाएगी, यानी कि ये 0.8 हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी है? 0.8 रुपए है। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 0.8 रुपए है। लेकिन एक वस्तु को बेचता कितने में है? बेचता है 1.25 रुपए में। अब देखिए, 0.8 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है और 1.25 रुपए में बेचता है, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 45 पैसे का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एक वस्तु पर इसको 45 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। भाई, अगर 0.8 में खरीदा है, 1.25 में बेचा है, तो 0.45 का क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। तो आप निकालिए, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट इसको कितना होगा? 0.45 का। हमने बताया कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 0.8 है, तो 0.8 कर दीजिए, इंटू कितना होगा? 100 के बराबर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 450, कितना हो जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 0.8 है। तो आप जीरो अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0.8 हट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4500 डिवाइडेड बाई 8। मैंने इसको इसलिए किया ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कितना हो जाएगा? 4500, सॉरी, एक सेकेंड। तो ये अगर हमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। अब आप देखिए, अगर मैं 0.45 में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई हमारा 0.8 है। अब आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 8। अब इस 450 डिवाइडेड बाई 8 को आपको सॉल्व कर लेना है। 450 डिवाइडेड बाई 8 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 225। 225 डिवाइडेड बाई 4। अब 225 डिवाइडेड बाई 4 को अब देखिए इसमें कौन सा है कि 50%, 50% नहीं है, 20% भी हमारा नहीं है। ये कितना? 19 सही 1/2 लिखा है। 19 सही 1/2 कितना होगा? 19 दूनी 38 से 39, 39/2 होगा। अब ये लिखा है 56 सही 1/4, कितना? 56 सही 1/4 लिखा है। तो 56 का गुणा 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 224। 224 प्लस 1 225 डिवाइडेड बाई 4। 225 डिवाइडेड बाई 4 कितना? 56 सही 1/4 इसको लिख सकते हैं। 56 सही 1/4 इसको आप लिख सकते हैं। इतना परसेंटेज ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवालों को सॉल्व करना है। हालांकि जो हमारी ये क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसमें हम थोड़ा सा स्पीड चलेंगे ताकि जल्दी से हमारा कंप्लीट हो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेशन है। बाकी जो हमारा 6 दिन क्लासेस चलेगी, 6 हमारा जो दिन क्लास चलेगा मंडे से लेकर के सैटरडे तक, उसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको, उसके बाद सवाल भी सॉल्व कराऊंगा। तो वो वाला सेशन जो मैथ जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए काफी फायदेमंद होगा, लेकिन जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये संडे का जो सेशन प्रैक्टिस सेशन होगा वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, ये अगला सवाल भी काफी अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये 41 इसमें नहीं है, इसको आप मिटा लीजिए। इसमें क्या है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% का मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% का छूट दे देता है तो आप बताइए उसको लाभ कितना होगा। इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य को मान लीजिएगा 100। क्या? क्रय मूल्य को आप मान लीजिएगा 100। अब क्रय मूल्य अगर 100 है तो कह रहा है कि अपनी वस्तु पर 25% का मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है। यानी कि अगर एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर लाया, तो वो क्या किया? 100 रुपए में खरीद कर लाया तो उसको मिटा करके रख दिया, 25% बढ़ा करके उसका मूल्य उस पर प्रिंट करेगा। यानी कि जो मार्क्ड प्राइस होगा, मार्क्ड प्राइस को हम कहते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना करेगा? 100 रुपए में खरीद के लाया,
फिर कह रहा है 25% उसका मूल्य बढ़ा करके बेचता है, 25% मूल्य बढ़ा करके अंकित कर देता है। यानी कि अगर ये एक कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक दुकानदार ए है 100 रुपए में कहीं से खरीद के लाया, उसके बाद 100 रुपए में इसको जो लिखा होता है उसको मिटा देगा, लिख देगा 125 की ये कीमत अब इसकी है। तो वही इसमें कहा कि 25% मूल्य बढ़ाकर, तो 100 रुपए में खरीदा तो 25% मूल्य बढ़ाएगा तो 125 लिखेगा, 125 प्रिंट कर देगा। अब कह रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर 4% की छूट भी देता है, देखिए इसकी चालाकी कि 100 रुपए का खरीदा, 125 इसको बना दिया, यानी कि 25% मूल्य बढ़ा करके लिख दिया, और फिर कहता है कि हम 4% आपको छूट भी दे रहे हैं। तो 125 का 4% जब आप निकालेंगे तो 125 का 4% का मतलब 4/100, ये 1/25 होता है, ये 25 पंचम 125, यानी कि 5 रुपए का आपको छूट देगा। 100 रुपया का खरीद के लाया, 125 रुपया लिख दिया कि 125 का हमने खरीदा, फिर कह रहा है कि आइए आपको 4% की छूट भी देते हैं। 4% की छूट का मतलब 5 रुपए की छूट, यानी कि वो बेचेगा कितने में, तब बेचेगा 120 रुपए में। जब 125 पे 5 रुपए का छूट देगा तो 120 रुपए में ही बेचेगा। तो फिर आप कह रहा है कि लाभ का परसेंटेज कितना होगा। आप देखिए 100 रुपए में खरीदा और बेच रहा है आप कितने में, 120 रुपए में, यानी कि 20 रुपए का ये लाभ ले रहा है। तो 20 रुपए का लाभ ले रहा है, तो लाभ कितना, 20 रुपए का। हमने बताया कि प्रॉफिट होता है जो, और लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमने माना था 100 × 100, तो ये हो गया हमारा 20% का प्रॉफिट। तो 20% की प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी कि अगर कभी भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस 100 ले लेना है, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। अब समतुल्य बट्टा किस तरह से निकाला जाता है, आप उसको देखिए। समतुल्य बट्टा, यहाँ पे हमने 2 अंक लिया है, यानी 30% और 50% का लिया है। अगर 3 अंक का भी देता है, 50%, 30%, 40% दे दिया, 2%, 4%, 6% दे दिया, तो उस तरह का समतुल्य बट्टा किस तरह से निकालेंगे। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको 100 माइनस 100 इंटू इंटू 100 - x1/100 इंटू 100 - x2/100, ये एक जनरलाइज करके मैं बता रहा हूँ, बाकी ये होता काफी आसान है। अब आप देखिए इस तरह से आपको फार्मूले को यूज करना है। 100 - 100 ये हमेशा रहेगा। अब 100 - x1/100, x1 हमारा कितना है 30%, तो 100 - x1/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70/100। 100 - x2/100 करेंगे, ये हालांकि ये फार्मूला नहीं होता, लेकिन हमने जनरलाइज करके बताया ताकि आपको आसानी से सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये होगा 100 - x2/100, यानी कि 50/100। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक दो जीरो, ये दो जीरो कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 100 माइनस 5 और 7 कितना 35, तो 100 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा 65% आ जाएगा। तो हमारा समतुल्य बट्टा कितना होगा 65%। अगर यहीं पे आपको दिया होता 30%, 50% या 60% का समतुल्य बट्टा निकालिए, तो आप क्या करते 100 माइनस 100 इंटू 30% यानी 70/100, 50% यानी 50/100, 100 में से आप माइनस करके रखेंगे, 60% यानी कि 40/100, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा इस तरह से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। लेस से पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का लेस है क्या होगा। तो लेस निकालने का क्या होता है कि जो अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उसका लेस निकालने के लिए जो संख्या कॉमन होती है उसको भी लेंगे, और जो संख्याएं बच जाएंगी उसको भी ले लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप सॉल्व करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, दूसरे ब्रैकेट में ये होता है। अब ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 को आप सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें और इसमें आपको देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वाली चीजों को तो हम ले लेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। ए प्लस बी यहाँ पे भी है, ए प्लस यहाँ पे भी है, तो एक बार ए प्लस बी हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या बचा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप ले लीजिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में इसको और फर्दर सॉल्व करके दिया गया है। तो अगर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ आप क्लब करेंगे, ये वाले और ये वाले टर्म को अगर आप एक साथ क्लब करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का हो जाएगा पी क्यूब।
उसके बाद इन दोनों को एक साथ आप कर लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ऑप्शन मैच कराइए, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अभी हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि केंद्र पर बना कोण जो होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है? परिधि पर बने सेम चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का कितना होता है? डबल होता है। यानी कि अगर ये 30 है तो ये हमारा 60 होगा। ये इसी कंसेप्ट पे ये सवाल आप सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, आपको निकालना क्या है? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम निकलना है, सी ए डी और सी बी डी, सी ए डी और सी बी डी, सी ए डी सी बी डी का सम निकलना है। यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का हमें जोड़ निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब आप देखिए, ये तो हमारा, अब आप देखिए ये हमारा क्या सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। तो अगर ये हमारा सेंटर है तो इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी ए डी और सी बी डी हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकलना है? सी ए डी और सी बी डी का दोनों का सम हमें निकालना है, दोनों का सम क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि अगर आप ये वाला ध्यान से देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप देख पाएंगे, ये हमारा सेंटर ओ है। ये वाला सेंटर ये नहीं है, ये वाला सेंटर ना होकर ये वाला सेंटर है। तो आप इस वाले को देखिए, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अगर एक त्रिभुज में दो साइड बराबर है, एक त्रिभुज में दो साइड बराबर, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होगी, अगर दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। यानी कि ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल 30 होगा। ये एंगल अगर 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, क्योंकि साइड बराबर है। अब ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 30 है, ये 30 है, ये कितना होगा? ये होगा हमारा 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये 30, ये 30, तो ये 120 हो जाएगा। अब आप देखिए, इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना रहा है कोण 120 डिग्री, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना कोण बनाएगा? इसका आधा बनाएगा, तो ये हो जाएगा 60। और इसी चाप के द्वारा इस परिधि पर कितना कोण बनाएगा? ये भी 60 बनाएगा। तो आप दोनों 60 और 60 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सेंटर है, आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर हमारा ये है, ये सेंटर नहीं है। तो सी ए डी और सी बी डी कितना होगा? सी ए डी सी बी डी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ का सवाल है, तो पैराग्राफ के सवालों को, पैराग्राफ एक जगह नहीं दिया है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार पैराग्राफ को छोड़ करके जो सवाल दिया गया उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ पे आएंगे। जैसे हमारा ये वाला सवाल, तो हम सबसे पहले इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पैराग्राफ को हम लास्ट में, अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम पैराग्राफ को लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जब हमने पहला सवाल बताया था तो आपको बताया था एक कंसेप्ट, क्या बताया था? कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन निकालना है n तक, तो हमारा फार्मूला कितना होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमें निकालना क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या निकालना है? 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस में निकालना है 5 स्क्वायर, अप टू डॉट डॉट सो ऑन हमें निकालना है 17 का स्क्वायर तक। लेकिन हमें पता है फार्मूला ये वाला और हमें निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे? आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर जोड़ देता हूँ, 4 स्क्वायर जोड़ देता हूँ, 6 स्क्वायर जोड़ देता हूँ, अगर इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से 1 से लेकर के 17 तक हो जाएगा। जब 1 से 17 तक हो जाएगा तो ये फार्मूला आसानी से हम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक? 17 तक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। क्या माइनस करेंगे? जो जो संख्याएं इसमें हमने एडिशनल की है उसको, जैसे यहाँ पे 2 हमने प्लस किया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अप टू डॉट 8 तक का स्क्वायर, क्योंकि सम संख्या इसमें नहीं है। अब सम संख्या हम इसमें हमने ले लिया है तो इसको माइनस कर देंगे तब इतना हमें मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। 1 से लेकर के 17 तक की संख्याओं का अगर हमें स्क्वायर का सम करना है तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे। तो आप इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू डॉट एंड सो ऑन 17 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से अगर आप 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे, 2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू डॉट सो ऑन, आपको 8 का स्क्वायर इतना मिल जाएगा। अब आप देखिए, इसमें 1 से लेकर के 17 तक के संख्याओं के वर्गों का योग है, इसमें 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए।
तो आप यहाँ पे रखिए n की वैल्यू कितना 17, की हो जाएगा 17 और 17 प्लस 1 n प्लस 1 कितना 18, उसके बाद 2n प्लस 1 यानी 17 दूना 34 है 35 डिवाइडेड बाई कितना 6 माइनस 2 का स्क्वायर हमारा पहले से है 4, उसके बाद इसमें आप रखिए n की वैल्यू कितनी 8, की जगह n प्लस 1 इंटू 2n+1, 8 दूनी 16 17 डिवाइडेड बाई कितना 6। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम कंसेप्ट जो हमारा है वो कंसेप्ट हम सीख पा रहे हैं, ताकि हम सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि किसी, उसको मैंने इसलिए छोड़ा ताकि आप खुद सॉल्व करें और आंसर तक पहुंचे। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 13% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ये अगर कोई आयत है, इसकी मान लीजिए है लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो अगर लंबाई प्रत्येक भुजा में यानी एक इसमें भी और इसमें भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 13% की आपको वृद्धि कर देनी है। तो अगर इस क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए हम यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना होगा 13 प्लस 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100, 13 13 26 प्लस 13 13 हमें 169 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 26 प्लस 1.69, ये जगह 27.69, 27.69 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, एक त्रिभुज है, एक कोण इसका 3x डिग्री दिया है, एक 2x माइनस 7x इंटू डिग्री दिया है और ये 4x माइनस 11 डिग्री दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11 बराबर कितने के होगा 180 डिग्री के होगा। ये 3x, ये 2x, ये 4x कितना होगा 3 2 5 5 4 9, 9x हो जाएगा। अब ये कितना माइनस का 7 माइनस का 11, ये जगह माइनस का 16 बराबर, सॉरी माइनस का कितना 18, माइनस का 18, 11 7 कितना 18 बराबर है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 180 प्लस 18, ये कितना होगा 198 और यहाँ पे हमें 9x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 198 डिवाइडेड बाय 9, इसको कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू एक वैल्यू हमें मिलेगी 22 डिग्री। हमें यही निकालना था, x कितना होगा हमारा 22 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल अगर पूछा जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि चित्र में जीवा ए बी, ये क्या दिया है हमें जीवा दे रखी है, ये हमें जीवा दे रखी है ए बी है, और जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी अगर स्पर्श रेखा पीटी, ये पीटी क्या है स्पर्श रेखा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, पीटी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और पीबी की वैल्यू यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है ए बी निकालना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अब एक फार्मूला आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप देखिए, ये सर्कल हो गया और ये अगर कोई एक स्पर्श रेखा है, इस तरह का अगर फिगर आपको दिया है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है P और ये स्पर्श रेखा का पॉइंट A है, ये मान लीजिए आपका B है और ये आपका C है। तो अगर कभी भी आपको PA पूछता है यानी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछती है, तो PA का जो स्क्वायर का PA स्क्वायर बराबर कितने होगा, यानी इसका स्क्वायर PA का स्क्वायर किसके बराबर होगा पूरा पूरा यानी PB, ये होगा पीबी इंटू बाहर वाला पीसी, पीबी इंटू पीसी के बराबर होगा, क्या होगा पीबी इंटू पीसी। आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पीए का स्क्वायर जो होगा ये पूरी के बराबर, पीबी पूरी लंबाई आप एक बार लेंगे इंटू बाहर वाली सर्कल के बाहर यानी सीपी, पीबी इंटू सीपी के बराबर। अब इसी कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज करिए, तो हमें पीटी ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा पीटी का स्क्वायर बराबर एपी इंटू क्या होगा पीबी के बराबर, इतना हो जाएगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ कि ए बी की लंबाई हमारे पास x है, तो पीटी का स्क्वायर कितना होगा, पीटी का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर एपी यानी यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई बी से लेकर के पी तक दिया है 3 सेंटीमीटर और ए से लेकर के बी दिया है x सेंटीमीटर, ए से लेकर पी तक कितना होगा, ए से लेकर के पी तक x प्लस 3 हो जाएगा। तो एपी कितना होगा हमारा x प्लस 3 के बराबर इंटू पीबी यानी पीबी हमें ऑलरेडी दिया है 3, तो इतना हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करिए, 3 से 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 3 बराबर क्या 12 के, और x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 9 सेंटीमीटर, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल, इस सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे, अभी हमने जो कंसेप्ट बताया था अगर वो कंसेप्ट आपने देखा होगा तो उस कंसेप्ट के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये इस वृत्त का केंद्र है,
क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और लगेगा कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चक्रीय चतुर्भुज बनेगा कब, किसी भी सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज तब बनेगा जब उसके चारों पॉइंट उसके परिधि पर होंगे। ए पॉइंट यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे है, बी भी परिधि पे है, सी भी परिधि पे है और डी भी परिधि पे है। ए बी सी डी तो हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी को हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल अगर 120 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 60 होना पड़ेगा, तभी तो 120 और 60 मिलकर 180 होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए, जो हमने अभी कंसेप्ट बताया था कि इस चाप के द्वारा, आप देखिए इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि परिधि पर जितना कोण बनता है और केंद्र पर जितना कोण होता है, केंद्र पर बना कोण डबल होता है परिधि का। अगर परिधि पर 60 है तो केंद्र पे 120 होगा। तो हमें निकालना क्या था, बी ओ डी निकालना था, हमें यही वाला एंगल फाइंड आउट करना था। तो अब कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ये 1200 नहीं है, ये 120 डिग्री है। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे कैसे। अब आप देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि माध्य आपको निकालना है और मध्यिका, माध्य और मध्यिका का आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो हमने अभी माध्य का फार्मूला आपको बताया था कि माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का, सभी प्रेक्षणों का सम करिए बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टर्म्स हैं। तो आप सभी को जोड़िए बटे 7 करिए, तो 212 प्लस 98 प्लस 57 प्लस 87 प्लस 120 प्लस 154 प्लस 70, इसको आप ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह से आप माध्य को फाइंड आउट करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 798 डिवाइडेड बाई 7, 798 डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौकम 28, 114 आ जाएगा। लेकिन हमें माध्य नहीं पूछा, हमें कहा है कि माध्य और मध्यिका का गुणनफल क्या होगा। अब मध्यिका हमें निकालते हैं। मध्यिका निकालने के लिए, मध्यिका निकालने के लिए जो सबसे पहले हमारा जो अंक दिया हुआ होता है उसको या तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में एक बार लिख लेते हैं। ये कितना होगा, सबसे छोटा पहले 57, सबसे छोटा 57, उसके बाद 70, उसके बाद 87, फिर होगा हमारा 98, 120, 154 और 212, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर विषम है, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या विषम है, तो हमारा मध्यिका कितना होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है 7, तो 7 प्लस 1 बटे 2, ये 8 बटे 2, 8 बटे 2 का मतलब फोर्थ टर्म्स, चौथा पद। चौथा पद क्या होगा हमारा मध्यिका, तो चौथा पद क्या होगा, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 98, हमारा 98 क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या है, माध्य और मध्यिका का गुणनफल बताइए। तो आप माध्य कितना आपका 114 माध्य है और मध्यिका कितना है 98, 114 और 98 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 114 और 98 को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इन चारों में से आपका आंसर कौन सा होगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब तो हमारा इतना सारा सवाल हो गया, तो अब काफी टाइम हो गया है, इसलिए हम ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये सेशन जो हमारा है, ये हमारा सेशन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने, आप देखिए कि लगभग 25 सवाल किए हैं और 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमने 25 कंसेप्ट को सीखा है। 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग 25 कंसेप्ट को सीखा है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जितना पूरा सिलेबस दिया गया है उस पूरे सिलेबस को हमने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि एक ही वीडियो में इस 25 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस की कवर हो जाए और आपको ये भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है मैथ को लेकर कम से कम। तो इस तरह से हमने 25 सवालों को सॉल्व किया। और अगर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको इसी तरह की प्रैक्टिस देने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी तरह के सवाल मैं आगे भी देता रहूँगा। आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना हम लोग रखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।